एकलव्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस मंच पर जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज के हमारे इस नए गहन विश्लेषण का जो मिशन है वो बहुत ही स्पष्ट है। MPPSC प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यूनिट 5 एक गेम चेंजर है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, ये सीधे तौर पर कट ऑफ तय कर सकता है। सही कहा। और हमारे पास जो स्रोत मौजूद हैं उनके आधार पर आज हम इस यूनिट के सबसे हाई स्कोरिंग जोन यानी सुशासन को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। और ये विश्लेषण सिर्फ सतही नहीं होगा। हम उन सभी तथ्यों, योजनाओं और तकनीकी बदलावों की गहराई में जाएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं। तो इस चर्चा की दिशा तय करने के लिए परीक्षा के हालिया ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम पिछले 3 वर्षों के प्रश्न पत्रों का गहराई से अवलोकन करें, जो कि हर उम्मीदवार को करना चाहिए, हाँ, तो एक स्पष्ट पैटर्न उभर कर आता है। आयोग का ध्यान अब पारंपरिक प्रशासनिक ढांचे से हटकर ई-गवर्नेंस और डिजिटल पहल पर केंद्रित हो गया है। मतलब पूरी तरह से तकनीकी बदलाव। बिल्कुल। इसीलिए हमारी आज की चर्चा पूरी तरह से तथ्यात्मक और डेटा आधारित रहेगी। योजनाओं की सटीक लॉन्च डेट्स, नवीनतम रैंकिंग और प्रशासन में इस्तेमाल हो रही नई शब्दावली, जैसे कि साइबर तहसील या EFIR। जी, यहीं से सीधे प्रश्न बन रहे हैं क्योंकि प्रशासन अब तकनीक संचालित हो गया है। तो इस तकनीकी बदलाव को समझने से पहले ये स्पष्ट करना जरूरी है कि सुशासन आखिर है क्या। अक्सर ये शब्द बहुत भारी भरकम लगता है, लेकिन अध्ययन सामग्री इसे बहुत ही सटीक रूप में परिभाषित करती है। पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता के साथ नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाना। पुराने समय की तरह फाइलों का महीनों तक अटके रहना अब नहीं चलेगा। एक आम नागरिक बिना बिचौलिए के अपना अधिकार प्राप्त कर सके, यही सुशासन है। और इसका एक बहुत बड़ा वैश्विक संदर्भ भी है ना। हाँ, ये सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG 16 से जुड़ा है, जो शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान स्थापित करने की बात करता है। बिल्कुल। जब संस्थाएं पारदर्शी होंगी तभी न्याय और शांति मिलेगी। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमारी सामग्री सुशासन को 4 प्रमुख स्तंभों में बांटती है। पहला, राजस्व प्रशासन में सुधार। दूसरा, नागरिक सेवा प्रदाय। तीसरा है कानून और व्यवस्था। और चौथा, संस्थागत क्षमता संवर्धन। आज का पूरा विश्लेषण इन्हीं 4 स्तंभों पर है। तो चलिए सबसे पहले राजस्व प्रशासन के स्तंभ का विश्लेषण करते हैं। इसमें एक बहुत ही आधुनिक व्यवस्था का उल्लेख है, साइबर तहसील। शुरुआत में ये नाम थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत व्यावहारिक है। ये नामांतरण, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, उसकी प्रक्रिया को बदलने के लिए लाई गई है। फेसलेस और पेपरलेस प्रणाली। जी, जमीन खरीदने या बेचने के बाद तहसील कार्यालय में बाबू के सामने पेश होने की आवश्यकता नहीं है, सब डिजिटल माध्यम से होता है। और इस फेसलेस व्यवस्था को कानूनी आधार देना बड़ी चुनौती रही होगी। बिल्कुल। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में एक अहम संशोधन किया। धारा 13 क जोड़ी गई। सही। परीक्षा के लिहाज से धारा 13 का बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी जो समय सीमा है वो भी बहुत स्पष्ट है। इसे रातों रात पूरे प्रदेश में नहीं थोपा गया। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ था। हाँ, सबसे पहले जून 2022 में केवल 2 जिलों में। परिणाम अच्छे रहे तो 15 अगस्त 2023 को इसका विस्तार 12 जिलों में किया गया। और फिर 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा इसे पूर्ण रूप से सभी जिलों में लागू कर दिया गया। और तकनीकी रूप से सफल बनाने के लिए इसे 3 प्रमुख पोर्टल से एकीकृत किया गया है, संपदा पोर्टल, सारा पोर्टल और भूलेख पोर्टल। यह एकीकरण ही इस व्यवस्था की रीढ़ है। और भू अभिलेखों के आधुनिकीकरण की बात करें तो अब फटे हुए नक्शों का दौर खत्म हो गया है। अब करोड़ों भूस्वामियों के खसरा नंबरों का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस तैयार हो चुका है। खसरा, नक्शा और B1 की कॉपी अब MP ऑनलाइन और लोक सेवा केंद्रों पर उपलब्ध है, डिजिटल हस्ताक्षर के साथ। बिल्कुल। और सभी जिलों की मैप शीटों का डिजिटाइजेशन भी पूरा हो चुका है। लिखित खसरा डेटा को सीधे भौगोलिक नक्शा डेटा से लिंक कर दिया गया है। हाँ, राजस्व विभाग की वेबसाइट पर एक वेब बेस्ड GIS एप्लीकेशन उपलब्ध है। नागरिक अपनी जमीन की सटीक भौगोलिक स्थिति और अक्षांश देशांतर घर बैठे देख सकते हैं। इससे सीमा विवादों में कमी आई है। जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाने की ही दिशा में एक और पहल का जिक्र है, स्वामित्व योजना। यह केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग का बेहतरीन उदाहरण है। यह पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य बहुत स्पष्ट है,
ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि का स्वामित्व तय करना ड्रोन तकनीक का उपयोग करके मैपिंग की जा रही है। जिससे ग्रामीणों को उनका संपत्ति कार्ड मिल सके। सही। इसमें पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया मिलकर काम कर रहे हैं। अब ग्रामीण इस कार्ड से बैंक से लोन भी ले सकते हैं। राजस्व न्यायालयों में भी एक बड़ा बदलाव आया है, RCMS के जरिए। रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक वेब आधारित ई-गवर्नेंस पहल है जो राजस्व न्यायालयों में पारदर्शिता लाती है। अब वकीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। नागरिक ऑनलाइन प्रकरणों की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं और आदेश डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए MRCMS मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। तो राजस्व के बाद प्रशासन का अगला काम है रोजमर्रा की सेवाएं आम नागरिक तक पहुंचाना। ये हमारा दूसरा स्तंभ है, नागरिक सेवा प्रदाय। और इसमें मध्य प्रदेश ने देश के सामने एक नजीर पेश की है। मध्य प्रदेश नागरिकों को अधिसूचित सेवाओं की कानूनी गारंटी देने वाला देश का प्रथम राज्य है। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010। कानूनी गारंटी का मतलब है कि तय समय सीमा में सेवा न मिलने पर अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाता है। ये बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इसकी समय सीमा पर ध्यान देना आवश्यक है उम्मीदवारों को। बिल्कुल। 18 अगस्त 2010 को राजपत्र में प्रकाशन हुआ और 25 सितंबर 2010 को इसे लागू कर दिया गया। इसके लिए एक पृथक लोक सेवा प्रबंधन विभाग बना और फिर 2013 में राज्य लोक सेवा अभिकरण की स्थापना हुई। और आज स्थिति ये है कि इसके अंतर्गत 724 सेवाएं अधिसूचित हैं। 724 सेवाएं। लेकिन क्या गांव में बैठा नागरिक इन सेवाओं का लाभ ले पा रहा है? इसके लिए हेल्पलाइन शुरू की गई। CM हेल्पलाइन 181। 31 जुलाई 2014 को इसकी शुरुआत हुई। ये सिर्फ कॉल सेंटर नहीं, एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है। योजनाओं की जानकारी, शिकायत, सुझाव सब यहीं से होता है। इसे ग्लोबल अवार्ड्स भी मिले हैं। और 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला हेल्पलाइन का भी एकीकरण कर दिया गया। अब संकट में फंसी महिलाओं के लिए भी 181 ही संपर्क सूत्र है। और सबसे दिलचस्प नवाचार है व्हाट्सएप चैटबॉट। जनवरी 2021 में गारंटी अधिनियम की 10वीं वर्षगांठ पर इसे शुरू किया गया। अब एक मैसेज पर नागरिक 7 प्रमुख सेवाएं निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, खसरे की कॉपी जैसी चीजें। फरवरी 2018 में शुरू हुई समाधान एक दिन तत्काल सेवा भी बहुत सफल रही है। लेकिन इन सब की मॉनिटरिंग भी तो जरूरी है। इसके लिए 2017 में CM डैशबोर्ड विकसित हुआ। वरिष्ठ अधिकारी रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं। जमीनी स्तर पर लोक सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं और इनकी एक बड़ी खासियत है ई-कोर्ट सेवा। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसलों की प्रमाणित ई-प्रति अब लोक सेवा केंद्र से मिल जाती है। और 5000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में 2011 जनगणना के अनुसार उप लोक सेवा केंद्र भी खोले गए हैं। चलिए, नागरिक सेवाओं के बाद अब तीसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, कानून व्यवस्था, सुरक्षा और बंदी पुनर्वास। अक्सर हम जेल को सिर्फ सजा से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ बंदी पुनर्वास पर जो जोर दिया गया है वो बहुत प्रगतिशील है। मध्य प्रदेश जेल कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड का गठन किया गया है। बंदियों द्वारा पेट्रोल पंपों का संचालन इसका बेहतरीन उदाहरण है। इंदौर, दमोह और टीकमगढ़ में पेट्रोल पंप सफलतापूर्वक चल रहे हैं। साथ ही जेलों में औद्योगिक इकाइयों का विस्तार भी हो रहा है। जेलों की सुरक्षा तकनीक भी आधुनिक हुई है। सभी जेलों में CCTV लगे हैं। 20 प्रमुख जेलों की तो जेल मुख्यालय से ही सीधी मॉनिटरिंग की जा रही है। और बंदियों के लिए ई-मुलाकात सुविधा शुरू हुई है। इनकमिंग कॉल और वीडियो कॉल से वे परिजनों से बात कर सकते हैं। बंदियों की न्यायालय में पेशी भी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। और आम नागरिक के लिए EFIR की सुविधा है, जो सीधे SDG 16 के न्याय एवं शांति लक्ष्यों से जुड़ी है। वाहन चोरी या सामान गुम होने की रिपोर्ट अब घर बैठे मोबाइल से हो जाती है। नागरिक पोर्टल से चरित्र सत्यापन, किराएदार और घरेलू नौकर का सत्यापन भी ऑनलाइन होता है। पुलिस अनुसंधान और साइबर सुरक्षा भी उन्नत हुई है। ई-विवेचना ऐप साक्ष्यों के डिजिटल संग्रहण को सुनिश्चित करता है। इससे अनुसंधान में पारदर्शिता आती है। साइबर अपराधों के लिए अत्याधुनिक साइबर लैब भी बनी है, जिसकी क्षमता एक समय में 50 प्रशिक्षुओं की है। अब आते हैं चौथे और अंतिम स्तंभ पर, आकांक्षी प्रोग्राम और संस्थागत क्षमता। जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा आकांक्षी जिला प्रोग्राम शुरू किया गया था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर
अब इसे विकास खंड स्तर पर आकांक्षी विकास खंड प्रोग्राम के रूप में लागू किया गया है। यह देश के 500 विकास खंडों में चल रहा है, जिनमें से 42 मध्य प्रदेश के हैं। मार्च 2024 की नीति आयोग की रैंकिंग में सेंट्रल जोन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। धार जिले के तिरला विकास खंड को प्रथम स्थान मिला और मंडला जिले के नारायणगंज विकास खंड को द्वितीय स्थान। इन सब योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए संस्थाएं काम कर रही हैं। हमारे स्रोत में 2 प्रमुख संस्थाओं का जिक्र है, AIGGPA और MPSCDC। AIGPA अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, स्थापना 2007, मुख्यालय भोपाल। यह सरकार का एकेडमिक थिंक टैंक है। यह नीतिगत सुधारों और प्रभाव मूल्यांकन की सलाह देता है। और दूसरी संस्था है MPSCDC, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 18 नवंबर 1983 को हुई थी। यह IT प्रोजेक्ट्स की नोडल एजेंसी है। युवा क्षमता संवर्धन के लिए CMYPDP इंटर्नशिप प्रोग्राम है। और जिला स्तर पर दक्ष केंद्र भी स्थापित किए गए हैं प्रशिक्षण के लिए। बिल्कुल। अब 2024 की नवीन पहलों पर नजर डालना बहुत जरूरी है, जो सीधे परीक्षा में आ सकती हैं। तो 2024 के नए अपडेट्स को क्रमानुसार देखते हैं। पहली है PM श्री पर्यटन वायु सेवा। इसका शुभारंभ 13 जून 2024 को हुआ। पहली फ्लाइट भोपाल रीवा सिंगरौली मार्ग पर चली। दूसरी पहल है BRAP 2024 बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान का मसौदा, जो 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत हुआ। तीसरी पहल स्वच्छ MP ODF प्लस ऐप है। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालय की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए है। और अनुपालन बोझ यानी कंप्लायंस बर्डन को कम करने के लिए 2432 अनुपालनों को कम किया गया है। ये व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए उम्मीदवारों के लिए एक चीट शीट रिवाइज कर लेते हैं। वर्षों की बात करें, लोक सेवा गारंटी 2010, CM हेल्पलाइन 2014, साइबर तहसील पूर्ण रूप से लागू 2024। स्थानों में तिरलाधार और नारायणगंज मंडला ABP रैंकिंग के लिए, इंदौर, दमोह, टीकमगढ़ जेल पेट्रोल पंप के लिए। संस्थाओं में AIGPA 2007 और MPSCDC 1983। तकनीकी शब्दों में विवेचना, MRCMS और सारा पोर्टल पर विशेष ध्यान रखना है। इन तथ्यों को बार बार रिवाइज करना ही होगा। आज हमने जिन तकनीकों और सुधारों की चर्चा की, जरा सोचिए, जब साइबर तहसील विवेचना जैसी चीजें पूरी तरह एक आम नागरिक की दिनचर्या का हिस्सा बन जाएंगी, तो अगले दशक में हमारा समाज और ढांचा बुनियादी रूप से बदल चुका होगा। क्या हम एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां सरकार सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि फोन में मौजूद एक पारदर्शी सेवा बन जाएगी? इन पहलुओं का अंतिम लक्ष्य जटिलताओं को समाप्त करना ही है। उम्मीदवारों को भावी प्रशासक के रूप में इस पर जरूर मंथन करना चाहिए। ऐसे ही क्विक रिवीजन टॉपिक्स के लिए एकलव्य YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।